क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क नहीं रहने के कारण हमारे और आपके बीच का संवाद खत्म हो गया था। आप सब लोग जुड़िए। सरकार हमेशा निरंकुश होती है। सरकार जब भी मुद्दों से दिग्भ्रमित होती है, भटकती है, और जब सरकार पर कई तरह के आरोप लगते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। मैंने कई बार कहा है, जोगी जी आप योगी नहीं हैं, आप एक मठ के अतिक्रमण करने वाले बेजोर खलनायक। उस मठ के अतिक्रमण में ना जाने कितनी जाने गई, जिसमें 3 से 4 302 के मुकदमे आप पर लगे। आप अपनी ताकत, रसूख और अपने व्यवस्थाओं के अनुकूल भले ही गोरखपुर उस मठ के आप स्वामित्व हो गए, लेकिन आपका किसी भी तरह का आचरण, चरित्र, चिंतन, विचार मूल्यों पर आधारित नहीं है। ना आपके पास नैतिकता है, ना ही ऊंचे आदर्श, और ना ही मानवता और सच्चाई के रास्ते चलने की कोई नैतिक और नैसर्गिक ऊर्जा। आप हमेशा नकारात्मक सोच और विकृतियां के लिए जाने जाते हैं। आपका हर दायित्व और कर्तव्य संविधान के विपरीत होता है, अनैतिक होता है। साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, और बाबा किसे कहते हैं? संत की परिभाषा है रामकृष्ण परमहंस, राम मूर्ति जी से, विवेकानंद से, कबीर से, संत रविदास से, वाल्मीकि से, सावित्रीबाई फूले से, पेरियार से, गुरु और आचार्य परमानंद से, राममूर्ति जी से, महर्षि जी से। एक ऐसे उच्च कोटि के साधक जो सिर्फ परमात्मा के भाव में विलीन हो जाता है, जो सिर्फ कल्याण की बात करता है, जिनका जीवन दर्शन ही कंप्लीट रूप से मानवीय मूल्यों के लिए होता है, संपूर्ण मानव और जगत की सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। वह निराकार होता है। वह किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और भौतिक जीवन दर्शन से ऊपर होता है। वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। बाबा वो हैं जो व्यापारी भी हैं, जो बलात्कारी भी। मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई, शिव से लेकर के कृष्ण, राम, मोहम्मद, नानक, बुद्ध, गुरु गोविंद, जैसे क्राइस्ट, या कोई भी ऐसे सिद्ध पुरुष, महापुरुष, महामानव जो सिर्फ संपूर्ण मानवीय या शाश्वत शक्ति की रचनाओं की खूबसूरती के लिए, संपूर्ण मानव निर्माण में के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, हम उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन अब भाजपा की बात क्या करूं? राम रहीम उनके लिए संत हैं,
जिन पर 100 बलात्कार के केस हैं, वह अपने राजनीतिक और सत्ता के अनुसार संत का निर्माण करते हैं। आसाराम बापू, रामपाल, नित्यानंद स्वामी, जिस पर ना जाने सैकड़ों साध्वी और सैकड़ों बच्चों के यौन शोषण का आरोप ही नहीं है, सजावार भी। ऐसे बाबा जो हमेशा जातीय नफरत के बीच होता है, जैसे यूजीसी के मुद्दों पर बाबाओं के बीच बंटवारा हो। मुझे आश्चर्य लगा, क्या बाबा सामाजिक भौतिक चीजों से भी प्रभावित होते हैं? किसी ने कहा मैं जान दे दूंगा, किसी ने कहा मैं मर जाऊंगा, किसी ने कहा कि इस युग में इस तरह की विचार नहीं आ सकते। उसमें कई व्यापारिक बाबा भी हैं जो सत्ता पोषित है, जिनको प्राइम मिनिस्टर से लेकर सबका बैकअप है। अब ऐसे लोग सत्ता के शीर्षस्थ हैं और ऐसे लोगों को ही महामंडलेश्वर और महामंडित नेताओं के द्वारा किया जाता है। एक कोई लड़का है जिसका नाम मैं कभी लेना नहीं चाहता, जो समाज में जिसकी समझ न तो सनातन की है, न तो अध्यात्म की, न तो परमात्मा की, न तो उसके विचारों की। वो चमत्कार की बात करते हैं। इस दुनिया में जितने भगवान हुए, कभी भी चमत्कार पर की बात नहीं की, क्योंकि चमत्कार जैसी चीजें होती ही नहीं है। आडंबर, कर्मकांड और अंधविश्वास जैसी दकियानुसी चीजें न तो शिव ने किया, न तो कृष्ण ने किया, न तो राम ने किया, न मोहम्मद ने किया, न बुद्ध ने किया, न गुरु गोविंद ने किया, न ही जैसिस ने किया। कभी भी सिद्ध पुरुष अंधविश्वास के, सामाजिक कुरीतियों के बीच, बुराइयों के बीच कभी नहीं जाते। ये सामाजिक बुराइयों का एक आडंबर है जो समाज और मानवीय मूल्यों को दिग्भ्रमित करता है। जो मुक्तेश्वरानंद सच्चाई बोलने की हिम्मत जुटाए और जब जब इस तरह की बातें हुई, उन पर सत्ता ने कुठाराघात किया। मैं देश के नेताओं से आग्रह करूंगा, जो लोग इस देश की सामाजिक विरासत को बचाना चाहते हैं, मानवता की रक्षा करना चाहते हैं, जाति धर्म मजहब से बिल्कुल अलग सिर्फ एक परिवार की कल्पना करते हैं, उन्हें अभी ही सनातन और अधर्मियों के बीच एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म, अधर्म में ये पापी, ये राजनीतिक लोग और ये पाखंडवाद के आडंबर बाबा जो व्यापारी भी हैं। किसी के पास 900 करोड़, किसी के पास 500 करोड़, किसी के पास 1500 करोड़, ऐसे व्यापारी वह भी इस समाज निर्माण की बात करते। उन्हें लाया ही गया राजनीतिक सियासत के चकाचौंध की विरासत की। उसमें बहुत बाबा जो जेल भी गए, जो निकले भी, और जब शंकराचार्य की बात आती है तो फिर यह सत्ता निरंकुश हो जाती और हमारे संघर्षशील नेता लोग चुप हो जाते। आज मुक्तेश्वरानंद पर चुप होने की जरूरत नहीं। जिस पाखंड ने, जिस पांडे ने मुक्तेश्वरानंद पर सियासत के हिस्से बनके, जो बीजेपी के अनेक नेताओं के साथ जिनका आंख मिचोली का, दामन चोली का रिश्ता रहा, न जाने कितनी चीजों को परोसा गया,
नेताओं को क्या क्या नहीं परोसा जाता। समाज और मानवता का सबसे बड़ा बाधक ये नेता, जो अपने जीवन के लिए, ऐशो आराम और ऐश्वर्य भौतिक सुख के लिए और सत्ता के रसूख के लिए ना जाने कितने पापियों और कुकर्मियों के साथ समझौता करते। ऐसे लोगों के खिलाफ युद्ध की जरूरत है। जिन आशुतोष पांडे ने मुक्तेश्वरानंद जी पर केस किया, उस पर लगभग 32 बलात्कार के केस और मर्डर के केस, जो आचार्य रामभद्र जी के शिष्य है, ना जाने इस महापाप की नगरी में नेताओं की विरासत को किन किन जगहों पर इन्हें संभालना पड़ा। उन्होंने केस कोर्ट में जाके केस किया। ऐसे चीजों की विरोध करने की जरूरत है। हम सब सनातन की रक्षा, हम अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा, चाहे वो जीव से हो, चाहे वो गांव की संपत्ति से हो, इन कट्टरपंथी जिन्हें ना तो ईश्वर का पता, ना तो सनातन का, ना तो विरासत का, जो सिर्फ ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ा भक्षक ये सियासत के अमलदार हैं, जो कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटता। इससे बचने की जरूरत है, और इसकी लड़ाई मुक्तेश्वरानंद लड़ रही। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से मुक्तेश्वरानंद, जो हम सब के शंकराचार्य हैं, उनकी आवाज बने। दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल, क्या राजनीति में कभी, ठीक है मैं मानता हूं, समाज के भीतर संघर्ष करने की क्षमता कभी नहीं रही। कुछ मुट्ठी भर लोग वैचारिक क्रांति किए हैं, कुछ लोग नेतृत्व किए हैं। सियासत और सत्ता बदलने के लिए भीड़ आई, लेकिन इस कंट्री में कभी क्रांति नहीं हुई। अब इस देश में एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। कौन करेगा, ये सवाल कहां से होगी? जब पूरी व्यवस्था एक ही तरह के पहलू के सिक्के के दो पहलू, एक पहलू, दिखता कुछ और है, होता कुछ और। हम भी जिए, तुम भी जियो। समझौतावादी, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो जाए, सड़कें सूनी हो जाए, सदन गूंगी हो जाए और समाज अंधी और बहरी हो जाए, कायरपन की सीमा लांघ जाए, तो फिर वो देश, समाज एक ना एक दिन गिरवी रह जाता। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ, कभी मुगल के हाथ, कभी अंग्रेज के हाथ, और अब नए अंग्रेज और मुगल की अनैतिक कार्यों के भीतर ये बेईमान, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चरित्रहीन, छोटी छोटी मासूम बच्चों को अपने ऐशो ऐश्वर्य आराम के लिए एप्स्टीन फाइल, 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, बाबाओं की लिस्ट, नेताओं की लिस्ट,
पदाधिकारियों की लिस्ट और पूंजीपतियों की लिस्ट, सबकी मिली भगत। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। कहां जाएं, कहां बोलें, कहां चिल्लाएं, जब राजनीति इतनी नफरत वाली हो जाए। स्वस्थ आलोचना भी सहने की शक्ति खत्म हो जाए, सकारात्मक दृष्टि कंप्लीट रूप से खत्म हो जाए। हमेशा ये राजनेता लोग नकारात्मक रास्ते को अपनाता हो, सच के सामना करने की हिम्मत ना हो, हमेशा झूठ की विरासत पर इनकी दहलीज हो और जातियों की उन्माद में इसकी पीठ थपथपाए और ये नेता आत्ममुग्ध हो जाए, तो फिर किसी न किसी को लड़ना होगा। और मैंने वही किया। हमेशा मैंने समाज की परवाह नहीं की। राजनीति अपने जगह पर है, कुर्सी अपने जगह पर है, जिंदगी अपने जगह पर। मरना जीना मेरे हाथ में नहीं है और मैं कभी सोचता भी नहीं हूं जीने के लिए। वो 8 दिन मेरी जिंदगी को कहां ले गई है वो सिर्फ मैं जानता हूं। अब यह बिहार और यह समाज सच्चाई बोलने के रास्ते को कमजोर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब बिहार में राजनीति करने का कोई जगह है। आज जो घटना घटित हुई मेरे साथ, लंबे समय से बेटियों के मुद्दों पर लगातार लड़ाई, आज एक ही परिवार के 2 सगे भाई की हत्या कर दी गई। सहरसा में 13 साल के एक नाई समाज के बच्चों की गोली मार के हत्या कर दी गई। ना तो इकबाल, ना तो सरकार का कोई डर और ना ही कोई व्यवस्था, सब मस्त। जितना लूट सको लूट लो, खजाना खाली। 6 महीने के बाद यदि ये सरकार ने शराब नहीं खोली तो शायद तनख्वाह देने के लिए इसके पास पैसे नहीं बचे। जैसे देश हमारी गुलामी की ओर हो गया, पूरा देश की संपत्ति 2 से 3 व्यक्तियों के हाथ गिरवी रखी जा चुकी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा डाटा अमेरिका के पास, मेरी जिंदगी कैद अमेरिका के पास, मेरी संपत्ति कैद 3 आदमी के पास। आने वाले पीढ़ियों के लिए विरासत में उनके हिस्से शून्य बचेंगे। 3 से 4 साल के अंदर भारत में लगभग सब कुछ गिरवी रखी चली जाए। आज एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर और उस बीच में बिहार। मुझे समझ में नहीं आया, जब सम्राट चौधरी जी विधानसभा में जो एमपी या जो व्यक्ति नहीं हो उनके बारे में भ्रामक और एक ऐसे शब्दों का चयन जो किसी भी तरह की मर्यादा के अनुकूल हो, वैसे नेताओं से किसी मर्यादाओं के बारे में शोभा नहीं दी। नेता अमर्यादाओं के लिए ही जानी जाती। अहंकार की विरासत पर सत्ता की चाबी जब मिल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। बंदर में के हाथ में कहावत है कि फुंसी को भुकंदर बना के जिंदगी खत्म कर देता है।
शकुनी जी के साथ मेरी विरासत शुरू हुई, उनके पिताजी के साथ हमेशा पारिवारिक रिश्ते रहे। मैं बार बार कहता हूं, जब इन लोगों पर राजनीतिक हमले हो रहे थे किसी एक पार्टी के नेताओं के द्वारा, किसी के सर्टिफिकेट को लेकर, किसी के मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी के दौलत को लेकर, किसी के परिवार को लेकर, तो एकमात्र पप्पू यादव थे। जब मैंने पुरजोर विरोध किया था कि क्यों पिछड़े, अत्यंत पिछड़े नेताओं पर ही हमला क्यों, मैं हमेशा साथ खड़ा। मैंने कभी व्यक्तिगत विद्वेष पैदा नहीं की किसी के साथ। राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई मतलब नहीं, और ना ही राजनीति में बदले की भावना का कोई मतलब। हम लोग संवाद के लिए बने हैं, और विपक्ष सत्ता के गलतियों और कमजोरियों को उजागर करने के लिए बने। उससे आपको सीखनी चाहिए, नफरत और जहर पैदा नहीं करनी चाहिए। क्या फायदा? आपने दर्शा दिया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी आपके अहंकारों के कारण, तो आपने दुनिया को बता दी आप मजबूत लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। ये वक्त तय करेगा। पहली बार जब लॉरियंस की बात आई थी तो सरकार के द्वारा हमें 3 SLR बढ़ाए गए और सुरक्षा और आगे बढ़ाए गए। फिर कुछ दिनों के बाद उसको वापस ले लिया। फिर आपको आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार के द्वारा मुझे Y+ सिक्योरिटी दी गई। 15 दिन पहले ऐसी कौन सी हमले होने थे जिस पप्पू यादव को Y+ दिया गया, और 15 दिनों के बाद फिर वो Y+ छीन लिया गया, ले लिया गया। आखिर 15 दिनों के अंदर दुश्मनी बढ़ी या फिर दुश्मनी घटी? यह भी सियासत का अपना रंग है, अपने तरीके हैं और अपना खौफ है। चलिए, आपने ले लिया। फिर नीट्स की बच्ची और बिहार के अराजकता के खिलाफ एक आवाज लगातार बोलते रहे, सदन और सड़क। लगातार बच्चियों की हिफाजत। भागलपुर जहां घर है आपका, वहां से लेकर सासाराम तक पूरे बिहार में एक महीने में 100 बच्चियों का मानव तस्करी। पहले बलात्कार, फिर किडनी, फिर सभी उसके शरीर के ऑर्गेनिक को निकाल के बेच देना। 2 बच्ची भाग के भागलपुर आई, उन्होंने अपनी सारी कथा बताई। सरकार उस पर गंभीर नहीं, विपक्ष उस पर गंभीर नहीं, सदन उस पर गंभीर नहीं। सदन में इस पे चर्चा नहीं, सदन में नीट्स के बच्ची पर भयंकर चर्चा नहीं। कौन लोग हैं, कौन नहीं है, उस पर कोई बात। फिर 4 साल की बच्ची का बलात्कार, सहरसा में 2.5 साल के बच्ची का बलात्कार, लखीसराय में 6 साल के बच्ची का बलात्कार, बक्सर में 13 साल के बच्ची का बलात्कार, गया में 14 साल की बच्ची का बलात्कार, नवादा में 36 साल की एक औरत का 7 व्यक्ति के द्वारा बलात्कार कर उसकी शरीर को छत विछत कर देना, और हर दिन आधा दर्जन बच्चियों का शारीरिक शोषण, और 1 दर्जन बलात्कारी जमीन, शराब और बालू जैसे तस्कर और माफियाओं के द्वारा लोगों की हत्या।
इसको बचाइए, इसमें लगिए। पप्पू यादव के खिलाफ लग के आपको क्या फायदा? आज आपने वायु सुरक्षा के तहत जो हमें बीएमपी सुरक्षा मिली थी, 2 बजे दिन में जबरदस्ती उन्हें रुकवा कर आपने वापस कर लिया। आपने अपनी ताकत का एहसास कराया, अहंकार का एहसास कराया। डीजी साहब, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर। आपने हमें चिट्ठी नहीं भेजी कि आप मेरी सुरक्षा क्यों वापस कर। आपने मौखिक मेरी सुरक्षा वापस कर। आपको क्या लगा हम जिंदगी से डर जाएंगे? हम मौत से डर जाएंगे? हम विपक्ष नहीं है डीजी साहब। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ मरेंगे या जिएंगे। आप मेरी तकदीर के भाग विधाता नहीं है, न ही कोई समाज। न ही मेरी जिंदगी के आप हिस्से। मैंने कई बार आपको फोन किया, एक सांसद का फोन नहीं उठना यह वक्त बताएगा। मैंने आपको चिट्ठी मेल की कि आप हमें बताएं कि मेरी सुरक्षा जो भारत सरकार के द्वारा वाय मिली हुई है, पहले वाय थ्रेट थी, आप किस आधार पर मेरे सुरक्षा को आज वापस लिए। हम हाईकोर्ट में भी डालें और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जाए। हम इस लड़ाई को जब तक मेरी जिंदगी है हम लड़ेंगे। अंजाम जितना बुरा हो, मौत से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। मैंने बीएमपी डीजी साहब को भी, और मैं सम्राट जी आपसे एक आग्रह करना चाहूं, एक जाति विशेष के लिए आपके भीतर इतनी नफरत और 2 व्यक्तियों के लिए गाली गलौज, खास तौर पर मेरे 3 बार संसदीय जीवन के बाद आप विधायक बने और लालू यादव जी के साथ आप मंत्रिमंडल में आए। सम्राट जी, एक घर डनिया बकसता है। कभी तो अहंकार को कम कीजिए, कभी तो नफरत वाली राजनीति से निकलिए, कभी तो मर्यादाओं वाली भाषाओं का उपयोग करिए। विचारों के साथ लड़ाई हो, निजी दुश्मनी ये राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और बदले की भावना की कार्रवाई से कोई सियासत नहीं चलता। मेरे जीवन की सुरक्षा का दायित्व सरकार की है। आपने सुरक्षा वापस कर लिया। पूरे बिहार में सिर्फ एक ही सरकार के दुश्मन है, पप्पू, क्योंकि और विपक्ष आपसे समझौता कर चुका है, या आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता, या सदन में आपकी गलत व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की बात नहीं करता। मैं आज भी आपका रेस्पेक्ट करता हूं, उस परिवार का रेस्पेक्ट करता हूं, और व्यक्तिगत तौर पर हमेशा रेस्पेक्ट करूंगा। इस तरह के अनैतिक कार्य मत करिए। मेरा आग्रह है कि ईश्वर ने आपको वक्त दिया है, लंबी लकीर खींचिए, अच्छे दायित्व और कर्तव्यों में लगिए, सच्चाई के रास्ते चलिए, और अपराधी किसी जाति विशेष में सिर्फ नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई रंग नहीं होता,
कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भाषा नहीं होता। अपराधी अपराधी है, चाहे वह कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, सबके कपड़े रंगे हैं, हाथ रंगे हैं। वक्त आने पर होगी बात, लेकिन आज एक आग्रह आपसे और इस सरकार से। कुर्सेला में 300 घर जल गए, यह दायित्व सरकार की थी। हालात अच्छे नहीं हैं, आप उस परिवार की मदद करें जिसके साथ मैं खड़ा हूं। दूसरी तरफ हर दिन जिस तरीके से अपराधियों के निशाने पर आम आदमी है, उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत आपका दायित्व है। तीसरी तरफ मानव तस्करी और बच्चियों के का शारीरिक शोषण, हर दिन दरिंदों और नरभक्षियों के द्वारा बच्चियों के शरीर को नोचने की प्रवृत्ति, इसके लिए आप स्पीडी ट्रायल करें और फांसी की सजा दें, कानून लाएं, ये मेरी विनती है। आपने मेरी सुरक्षा ले ली, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं कोर्ट जाऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा, सदन में जाऊंगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, बड़ी ही विनम्र भाव के साथ, हम लोग विचारों के दो रास्ते पर हैं और विचारों की लड़ाई लड़े, बदले की भावना की नहीं और व्यक्तिगत दुश्मनी की नहीं। राजनीति को अटल जी की तरह, नेहरू जी की तरह करें, यही मेरा आग्रह है। मैं फिर कहूंगा कि मेरी सुरक्षा किस आधार पर हटाई गई, जो वायु सुरक्षा के तहत लगातार था, यह जरूर आप हमें पत्र भेज देंगे। बिना पत्र के आपने हमारे साथ की सुरक्षा को जबरदस्ती आपने वापस बुलाया है, यह सही नहीं था। धन्यवाद, नमस्कार।